हैं विजयलक्ष्मी राठौड़ पुत्री श्री राजेंद्र सिंह अकेले बी नागौर। आप भी जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में सर्वश्रेष्ठ रैंक के साथ इनका भी सम्मान किया जा रहा है। जेट परीक्षा 2021 में सर्वश्रेष्ठ रैंक के रहे वो आ जाएं मंच के पास। वनिता बिश्नोई पुत्री श्री बस्ती लाल जी। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन रहेगा रोज तालियां बजती रहनी चाहिए और जिनका सम्मान किया जाए जगदीश जी इनाना। गुड्डी गोलिया पुत्री हेमाराम जी। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत आगे जा रहे हो। नूतन खेरीवाल। नेक्स्ट आ रहे हैं प्रियंका जाट पुत्री श्री ओम प्रकाश नागौर। ये सर सामने पधारो। जेट पर नेक्स्ट आ जाएं विकास बिडिया सर पुत्र श्री रामलाल डीडिया। बता रहे मनीष सिनानिया। उदय प्रताप सिंह रेवंत सिंह राठौड़ भावला। सर सामने विवेक पारीक राजेश जी जोशी नागौर। विवेक पारीक। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार ताली बजाएं। सिंगड़। सुनील कुमार कात्यासनी नहीं है। संपत लाम। कानाराम बेनीवाल सुरेंद्र कसवा। प्रियंका चौधरी पुत्री श्री हनुमान राम इंदास। प्रियंका चौधरी। संगीता प्रजापत पुत्री श्री राम किशोर जी सियोटा भागरोद। राम जी बिरलो का। रमेश नहीं है। राजेंद्र पुत्र श्री पुखराज पटनों का नहीं है। देवेंद्र फुलवारिया पुत्र राम सुख जी नागौर। ये जालोर का है, डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ तो है संस्था में। जोरदार जगदीश मुंडवा। मनफूल पुत्री जगदीश जी मनफूल। रामकिशोर जी जिकरवाल जी सर हैं, इनके पास में नाम लिखवा देना अपने। और प्रिंसिपल साहब कुमार जी, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक श्यामलाल जी चौधरी, दैनिक नवज्योति के पत्रकार रामकिशोर जी राव साहब, डॉक्टर रोहितास जी भाजिया, डॉक्टर राजदेव जी मुंदियाड़ा, प्रहलाद जी गायत्री विद्यापीठ नागौर, हरदेव जी गारू, मेरे भाई साहब नंदाराम जी सियाग, आरएम जी बी नागौर, प्रेम जी सियाग साहित्य डेगाना, सुरेंद्र जी, दौलत जी सारण, शोपाल जी सियाग, देवेंद्र जी राठौड़ साहब, आप बेनीवाल जी रामजोन जी जो रसद जिला में रसद विभाग का काम, जिला आपके रसद अधिकारी का काम देख रहे हैं। सभी सम्मानित मंच, अभिभावकों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज जो अपने ये 5 साल बेमिसाल प्रतिभा सम्मान समारोह आप लोगों की मेहनत की बदौलत जो आयोजित किया गया है, कुछ बच्चों का सम्मान हुआ क्योंकि प्रिंसिपल साहब को अभी जाना है, श्याम जी की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी निकलेंगे। बाकी अभी एमएल साहब आने वाले हैं, प्रधान जी रेवंत जी भी आएंगे अभी। तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि पढ़ाई की बात तो अपन रोज करते हैं, आज एक व्यवहारिक जिंदगी की थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे।
कि परिपूर्ण मानव जो बच्चों के बड़ों के सबके काम की चीज है, और अपन लोगों को जिंदगी में ऐसे कौन कौन से पाए हैं, ऐसे कौन कौन से पिलर हैं जो आदमी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो और उन पिलरों का बराबर बराबर योगदान है अपनी लाइफ में। सामान्यतः 4 ऐसे पैरामीटर हैं अपनी जिंदगी में जिनको अपन तन मन भाव और धर्म के नाम से जानते हैं, और साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली इनको नाम दें अपन तो जैसे फिजिकल क्वोशंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट के नाम से अपन जानते हैं। और ये चारों 25-25% के योगदान से आदमी को आगे बढ़ाने में अपना मूल्यांकन करने के लिए ये 4 पैरामीटर अपने काम आएंगे। पहला जो फिजिकल है, शरीर है, ये आदमी का अगर तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, तभी अपन अगले पैरामीटर पूरे कर पाएंगे, तभी अपन आगे की जो अपनी दिनचर्या है, जो जिज्ञासा है, उनको शांत कर पाएंगे। और शरीर के लिए, फिजिकल क्वोशंट के लिए आदमी को ये पता है कि 3-4 चीजें जरूरी होती है। पहला है अपने जो प्रॉपर डाइट है, खाना है, ये शुद्ध होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अपन लोग पालना, बात तो सभी कर रहे हैं लेकिन पालना कोई नहीं कर पा रहा है। बात कहने का मतलब है कि अभी मैं कहूँगा अपने को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आपको कोल्ड ड्रिंक परोसी गई है यहाँ पे, तो ये कहना और कथने में फर्क भी है, लेकिन धीरे धीरे अपन को चेंज करना है। अभी भंवरलाल जी सर ने, श्याम जी सर ने आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई, डोल जी, पेड़ा जी अभी आपको बताएंगे आगे भी। मेरा कहने का मतलब है कि आपका शरीर अच्छा रखने के लिए टाइमली भोजन, सुबह जो नहा धो के जो भी आपको भूख लगे, घर का खाना जरूरी है, शुद्ध होना चाहिए। जो तली हुई चीजें, जो बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, उनसे दूर रहना यथासंभव हो। दूसरा इस फिजिकल के लिए, फिजिकल में जो 4 स्तंभ, ये 4 स्तंभों में पहला स्तंभ फिजिकल है। इसके लिए तो एक खाना हो गया, दूसरा आपका व्यायाम, एक्सरसाइज है। यही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लंबी उम्र के लिए अपने लिए जरूरी है। और व्यायाम के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4 किलोमीटर दौड़ें, 5 किलोमीटर चलें या 10 किलोमीटर चलें। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अपने घर के कामों में आप हाथ बटाइए, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अपन बराबर के हैं, चाहे घंटा ही सही। पड़ोसी क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या कहेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फायदा क्या होगा कि आपके घर का काम होगा, चाहे घंटा आधा घंटा ही सही। घर वालों को ये तसल्ली होगी कि मेरा बेटा बेटी काम कर रहा है, और आपकी फिजिकल की जो एक्सरसाइज है वो अपने आप होगी। फिर आपके आता है कि प्रॉपर स्लीप। अगर आप सही खाना खाएंगे, सही व्यायाम करेंगे, तो नींद भी प्रॉपर आएगी। जो 6-7 घंटे आपके जो डॉक्टर लोग बताते हैं, वो मिनिमम नींद भी टाइमली होनी जरूरी है। अब नींद के लिए जरूरी नहीं है कि आपको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना। विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। आपकी जो आदत है, उस आदत के हिसाब में आप आपसे अपना समय है वो सेट करें। कोई बच्चा लेट तक पढ़ रहा है 12 बजे 1 बजे तक, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठना कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी आदत में लेट तक पढ़ना। संभव सी बात है सुबह लेट उठेगा, लेकिन कोई बच्चा जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है तो सुबह जल्दी उठे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी नींद अगर प्रॉपर हो गई, खाना हो गया, आपका व्यायाम हो गया, फिजिकल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और है शरीर के लिए, और वो है लेजर टाइम। लेजर टाइम को अपन वैसे जनरली कहते हैं फालतू का टाइम, जिसको गपशप का समय बोलते हैं अपन। और गपशप का समय से मेरा ये कतई ताल्लुक नहीं है कि आप कहीं बैठे और गपशप की कोई सीमा नहीं हो। कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा आधा घंटे का टाइम 24 घंटे के दौरान अपन निर्धारित करें, और मेरे हिसाब से वो शाम का समय सबसे उपयुक्त है, जिसमें बच्चे, बड़े, भाई बहन, दादा दादी सब साथ बैठे हो, और अपन एक हंसी मजाक का ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें अपने सामने ऐसी कोई बात नहीं हो, जिसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं हो, घर में कोई नौकरी की बात नहीं हो, कोई घाटे नफे की बात नहीं हो, केवल और केवल फ्री माइंड के हंसी मजाक हो। वो 5 दोस्त बैठ के भी हंसी मजाक कर सकते हैं, और परिवार के सभी सदस्य साथ बैठ के भी हंसी मजाक कर सकते हैं। गांव की चौपाल में भी बैठ के अपना आधा घंटा हंसी मजाक करते हैं, कोई गुनाह नहीं, एक सीमा तक ठीक है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप 5 लोग एक जगह बैठे हो और आप हंसी मजाक कर रहे हो, फालतू की गपशप कर रहे हो, और आपकी हंसी मजाक से किसी आपके दूसरे साथी के चेहरे पे अगर कोई सिरकन आती है, तो ऐसी हंसी मजाक भी अपन को नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक ऐसी हो जो सबके चेहरे पे खुशी ला सके। और उस हंसी मजाक का लेजर टाइम का फायदा क्या होगा, अपन जो 24 घंटे के दौरान जो काम करते हैं, वो थकान अपने आधा घंटे की हंसी मजाक से, हंसी ठिठोले से वो थकान अपनी दूर हो जाती है, और अपन फ्रेश फील करने लग जाते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पहला पाया है अपना फिजिकल वाला, जिसमें आपका खाना शुद्ध सात्विक, बाहर का तली हुई भुनी चीज नहीं होनी चाहिए, व्यायाम जो घर के कामों में हाथ बंटा के होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज, आपकी नींद। और दूसरा जो पैरामीटर है, दूसरा जो आपका पाया है, पिलर है जिंदगी का, वो है IQ। IQ का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट। साइकोलॉजी की भाषा में इसको इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी अक्सर कहा करती है कि आदमी की उम्र के साथ IQ कम होती जाती है, यानी कि मन बुद्धि का विकास। जो बात अभी बमरलाल जी सर बता रहे थे, इन सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, श्याम जी ने, अभी जो पूर्व के वक्ताओं ने, वही बातें वापस तोड़ मरोड़ के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कोई नई नहीं बता रहा हूँ। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि उम्र के साथ आदमी की IQ कम होती है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक इससे अलग है, क्योंकि संभावित सी बात है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, संभावित सी बात है कि उसने कल की बजाय आज एक दिन जिंदगी का ज्यादा जिया है, तो अपने ज्ञान में भी आज इजाफा होना चाहिए। ये कतई नहीं होना चाहिए कि साहब मेरी नौकरी लगे हुए 15 साल हो गए, अब मैं तो भूल को बन खाई आवे। नहीं, अपना अपडेट रखना बहुत जरूरी है, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हम लोग हो। और इसके लिए आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अखबार वगैरह में बहुत अच्छे संपादकीय पत्र आते हैं, वो आप देखें। आप अपनी जो लिटरेचर है, सबसे अच्छे दोस्त जो पुस्तकें हैं वो पढ़ें। और इनके साथ साथ में आप अपने घर में जो बुजुर्ग दादा दादी है, अपने परिवार का जो आपकी गुवाड़ी का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, उनके साथ बैठे। उनके साथ बैठने से अपना को दो फायदे होंगे। देखो, एक तो जो दादाजी है, दादी जी है, उनको ये सुकून मिलेगा कि मेरा पोता या पोती मेरे पास आता है, भावनात्मक जुड़ाव होगा। और दूसरा, बदले में उनके पास में वो ज्ञान का भंडार है, वो खजाना है, जो अपने को जाने अनजाने में वो बातों ही बातों में सिखा देंगे। आपकी IQ मजबूत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे किसी भी फील्ड में आप करो, जरूरी नहीं कि आप एग्रीकल्चर में करें। अनुभव की बातें जो उनके पास में है, वो अपने को सुरक्षित करने की जरूरत है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि अपन सभी देख रहे हैं कि किसी के पास फुर्सत नहीं है, हर आदमी बिना काम बिजी है। और वो जो मोबाइल एक अच्छे के लिए है डिवाइस, हर आदमी के पास हर चीज की जानकारी है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ घंटा आधा घंटा मोबाइल को बंद रखिए और अपने जो परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य है उनके साथ बैठ के उनका ज्ञान अनुभव लीजिए। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, जो ज्ञान और जो अनुभव गांव का जो अपनी दादी के पास, जो दादा के पास में है, वो अपने पास नहीं है। उन्होंने जो अपने पूर्वजों से सीखा, वो अपने को सीखने की जरूरत है। आपको पता है कि जो परंपरागत खेती जो अपने पूर्वज करते आए हैं, सन 2000 के आसपास दिल्ली में दुनिया के कृषि वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में एक थियोडोर सुलम नाम का वैज्ञानिक भी आया। उससे पहले वो हिंदुस्तान के गांवों में उसने भ्रमण किया, वो घूमा, देखा, और वो बात उसने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, वो बात दुनिया के वैज्ञानिकों के समक्ष रखी, और वो बात रखी भारतीय किसानों की। और उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे गांवों में मैंने भ्रमण किया है, ढाणियों में भ्रमण किया है। भारतीय किसान अनपढ़ तो जरूर है, लेकिन उसका जो चिंतन है वो आज से नहीं, आज से 10,000 साल पहले से वैज्ञानिक की भांति है। जब विदेशी वैज्ञानिक भारतीय किसान को वैज्ञानिक के बराबर समझता है, तो आपकी और हमारी ऐसी औकात नहीं है कि अपन अपने घर के जो वरिष्ठ सदस्य है, जिसको अपन कहते हैं कि आपको क्या पता, आप तो अनपढ़ गंवार हो, हम पढ़े लिखे हैं। नहीं बेटा, जो जानकारी अपने को उनसे मिलेगी वो किताबों से भी नहीं मिल पाएगी, उससे अपनी IQ मजबूत होगी। तीसरा जो पैरामीटर है आपका है वो EQ, इमोशनल क्वोशेंट, भावनात्मक जुड़ाव वाली बात। इसमें सबसे बड़ी चीज ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, क्योंकि बात बात पे अपन लोग गुस्सा कर देते हैं, और वो गुस्सा इस पैरामीटर का नाश करता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कभी गुस्सा नहीं करें, कैसी भी परिस्थिति हो, जुड़ाव रखें। जहाँ दोस्ती का रिश्ता हो, जहाँ परिवार का रिश्ता हो, जहाँ भाइयों का रिश्ता हो, जहाँ अपने साथ जिनके साथ बैठते हैं ऑफिस में अपने सहपाठियों का रिश्ता हो, अगर जहाँ रिश्ते निभाने की बात आती है तो रिश्ते में झुकना बहादुरी होती है, कायरता नहीं होती है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, रिश्ते में झुकने वाला बहादुर होता है, कभी वो कायर नहीं होगा। उसके बराबर आप बुझाएं तानोगे तो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह पाएगा, आप रिश्ता निभा नहीं पाओगे। और भावनात्मक जुड़ाव, मेरा कहने का मतलब है कि आपसे कोई आए बात करने के लिए, कोई किसान ही आए और आपसे कोई जानकारी लेना चाहे, तो आप गुस्से में कह दो कि मेरे पास क्यों है, ये काम उसका है, तो नहीं, आप बात जो कह रहे हो उसको
नेगेटिव सोच के साथ कह रहे हो, उस बात को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी कह सकते हैं कि आप आओ बैठो, काम क्या है, अगर आपसे होता है तो 2 मिनट में आप ही काम कर दो, बेचारा पंचायत में जाएगा, कहीं दूसरी जगह जिस संबंधित कार्मिक के पास जाएगा, उसके बजाय अपन उसका समाधान वहीं करते तो वो जुड़ेगा, वो आगे जाके इमोशनली जुड़ाव रखेगा। हर आदमी से जुड़ने की कोशिश करिए, इससे जब जुड़ोगे तो रिश्ते जुड़ेंगे, अपने यार दोस्त जुड़ेंगे तो देश भी संगठित रहेगा, क्योंकि जब मानवों को जोड़ दोगे तो देश अपना आप जुड़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन थोड़ा सा संयमित जिंदगी जीनी है, धैर्य वाली जिंदगी जीनी है। ये कतई नहीं सोचे कि ये बात इसने क्यों कही या उसने क्यों कही। और जब धैर्य की बात आती तो आपको पता है कि इमोशनली आप लोगों ने भगवान राम का रामायण तो सबने देखी कोरोना काल में, और भगवान राम के मुकाबले का धैर्य शायद किसी के पास नहीं रहा होगा। जीती जागती दुनिया में शायद दुनिया ने उनको प्रोवोक करने की एक भी हरकत नहीं छोड़ी, लेकिन वो खुशी और गम में हमेशा समान चेहरे पे भाव रखते थे, कभी कोई खुशी कभी कोई गमी का कोई भाव प्रकट नहीं होने देते थे। मेरा कहने का मतलब है कि सोचिए उस युवराज में क्या बीती होगी, या उस युवराज में क्या हसर हुआ होगा जब 2 बातें 2 दिन में मिलती है। पहले दिन उनको कहा जाता है कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, आप अयोध्या के राजा बनेंगे। भगवान राम के चेहरे पे कोई ज्यादा अलग से खुशी जाहिर नहीं हुई, और सुबह अचानक सा उनको समाचार मिलते हैं कि आप तो अपने बोरी बिस्तर समेटिए और आपको 14 साल का वनवास है। फिर भी कोई चेहरे पे उनके कोई ऐसा दुख का भाव प्रकट नहीं होने दिया, आराम से चलती है। धैर्य उनका अद्भुत थी कि कभी भी उनका चेहरे पे कोई गुस्से वाली बात नहीं रही, तो उनसे अपने को सीखने की जरूरत है। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको है वो SQ स्पिरिचुअल क्वोशंट है, जिसको आप बौद्धिक लब्धि कह सकते हैं, आपको आध्यात्मिक लब्धि कह सकते हैं। धर्म से इसका ताल्लुक कतई नहीं है, इसका धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी जाति से नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हैं अपने, और काम 2 तरीके से कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं मेरे ऊपर ही लेके आपको दे दूं। मेरी नौकरी लगी हुई है कृषि विभाग में किसानों की सेवा के लिए, लेकिन मैं नौकरी अब उदाहरण से समझा रहा हूँ, थोड़ी कोशिश करना समझने की। पहला उदाहरण ये कि मेरी नौकरी लगी, मेरे बच्चों को पालना है इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाऊंगा और 6 बजे आऊंगा। कोई जाए कोई आए मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरी नौकरी पकड़नी चाहिए ताकि मैं मेरे बच्चों को पाल सकूं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, नौकरी चलती रहेगी मेरी, कोई बात नहीं, कोई आए कोई जाए, मैं 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा, 6 बजे आ जाऊंगा। लेकिन इसका एक दूसरा भाव है, मेरी नौकरी जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है छोटी सी, उस जिम्मेवारी को मैं किसानों से जुड़ के ईमानदारी से उसके लिए न 9 चेक देखूं न 6 देखूं, सुबह शाम दिन रात शनिवार इतवार, अगर उसकी किसान को तो कोई पता नहीं, एक संडे है, एक सैटरडे है, शनिवार है या इतवार है, इसको कोई पता नहीं। और विशेष तौर से मैं ये जो नव चयनित कृषि प्रयोगशाला है उन बेटे बेटियों को कहना चाहता हूँ, बेटा आप जुड़ाव रखिए। सर ने पहले बताया था कि पांव हमेशा जमीन पे ही काम आते हैं, तो उससे क्या सैलरी मेरी कम हो जाएगी क्या? मैं रात को भी अगर कोई फोन उठा दूं और फोन पे बात कर लूं, उसको 2 बात बता दूं। कोई किसान पूछ, रात को मेरे पास 10:30 पौने 11 बजे एक बिहाराम जी अहमदपुरा का फोन आया था, रात की बता रहा हूँ, मैंने पहली बार उठाया नहीं, मैंने कहा टाइम काफी हो गया यार, मैं इस पे यूट्यूब पे नए जो लिटरेचर है उस टाइम जब नींद नहीं आती देखता रहता हूँ, मेरा शौक है। तो वो सोच रहे हैं कि साहब तो ऑनलाइन है, कोई व्हाट्सएप चला रहे होंगे तो आप इकट्ठी कर क्या। मैंने फोन काट दिया जब मैं मेरा काम कर रहा था, तो फिर दोबारा किया, मैंने उठाया कि साहब डीकी बनानी है तो मैं डीपी का बाहर ही बनावा, सुबह बनावा को, मतलब टाइम एप्रोप्रिएट टाइम जरूर दें। आप अगर कोई आदमी आपका हर काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप ये कतई नहीं सोचे कि आप 24 घंटे ये रखे, कुछ अगले की भी मजबूरी, अगले के भी काम है, फिर भी आप जुड़ाव जरूर रखें। आप ये आपको कृषि प्रयोगशाला की जिम्मेवारी मिली है, मुझे ये नौकरी किसानों की सेवा के लिए करनी है 15 गांव में या आपको 20 गांव में जो जिम्मेवारी मिली है, आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, फिट देखेंगे, आप अपने ज्ञान बढ़ाते जाएंगे और किसानों को जानकारी देते रहेंगे, उनसे जानकारी हासिल करते जाएंगे, तो आपको नौकरी करने का आनंद आएगा। और एक छोटी सी टाइम मैंने काफी ले लिया, एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी सर ने बताया कि काम कोई छोटा नहीं है, और हर एक इंसान में एक ऐसी क्वालिटी है जो अपने साथी में नहीं है, उस क्वालिटी को पहचानिए और आप अपना कैरियर उसी दिशा में बनाइए। जैसे अभी मैं देख रहा था कि बेटियां यहाँ डांस कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, उनकी रुचि है।
जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, अगर आपकी जिज्ञासा है, पहला जो आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपको बिंदु काम आएगा वो आपकी जिज्ञासा ही आएगा। जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं है तो जबरदस्ती आपको किताब लेके बिठा भी देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप में जिज्ञासा उत्पन्न करिए और उसमें रम जाइए, पागल बन जाइए। वो मेंढक वाली बात रामकिशोर जी ने बताई थी, आपने सुनी होगी। अपने बीच में डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी जो डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग है, आप पधारे हैं सर, आपका मंच पे स्वागत है। आगे आप पधारे। मैं ज्यादा बात नहीं करके थोड़ी करूंगा क्योंकि सरकार सम्मान होगा, आपको और वक्ता बात बताएंगे। लेकिन जिज्ञासा उत्पन्न करके जिज्ञासा में पागल हो जाइए, दुनिया क्या सोच रही है उनकी बात को अनसुना कर दीजिए। हाँ, लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, वो उनका वो स्वतंत्र है कोई भी बात कहने के लिए, आपके ऊपर लांछन लगाने के लिए, लेकिन आप उस बात को सुनो ही नहीं, उसके लिए आप ही तो स्वतंत्र हैं। उसकी बात अगर अच्छी नहीं है तो उसको अनसुनी कर दो, आपको कोई पीड़ा नहीं होगी और फिर धैर्य के साथ आगे बढ़े। आप इस प्रोग्राम में आए, आपने इतना शानदार जानदार प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। सभी अतिथियों का, सभी आए हुए अतिथियों का मैं ऋणी हूं कि इन्होंने अमूल्य टाइम निकाल के ये आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए। मैं प्रहलाद जी सर से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट बच्चों का मार्गदर्शन करें। प्रहलाद जी। ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम, और मैंने खुद यहाँ आकर के कई ऐसे वक्ताओं से मोटिवेशनल मिला। अब मेरे पास वैसे मुझे भाषण देना तो नहीं आता है और मेरे कहने के लिए पूर्व वक्ताओं को छोड़ा भी नहीं है, इसलिए मैं 1-2 बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने गोल सेट करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के अनुरूप फिर उसके अनुसार मेहनत करें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और मोटिवेशनल के लिए जो भी अभी बातें बताई है वो तभी कारगर होगी जब अपने व्यवहार में अपने उसको अप्लाई करेंगे। समय को देखते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, आपने सुना, धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री प्रहलाद जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री दौलत राम जी सारण, निदेशक कामधेनु स्कूल नागौर, वो भी 2 शब्द कहें, माइक्रोफोन पे पधारें। दौलत जी सारण साहब। वीणावादिनी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन नमन। सम्मानित मंच, एजीसीआई के निदेशक रविंदर जी सियाग, महावीर जी बेनीवाल एवं संरक्षक श्रीमान डॉक्टर शंकर जी सियाग, कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य देखने वाले नवनियाल विद्यार्थीगण, उनके परिजनों को यथा योग्य अभिवादन। नागौर में कृषि के क्षेत्र में जो आयाम इस एग्रीजेट संस्था ने प्रस्तुत किए हैं वो प्रशंसन के लिए हमेशा सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। हमारे संस्थान के कई विद्यार्थियों ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करके और कृषि क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है। मैं एजीसीआई के संस्थान के चयनित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं और जो 19 जून को होने वाला जो जेट का एग्जाम है उसमें बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को अग्रिम सिलेक्शन की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर एवं गौमाता से प्रार्थना करता हूं कि ये संस्थान दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति और प्रगति करते रहें और नागौर ही नहीं बल्कि राजस्थान में इस संस्थान का नाम रोशन हो और यहाँ के विद्यार्थी पढ़ लिख करके और कृषि क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष करके रविंद्र जी और डॉक्टर हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय बड़े भाई साहब श्री नारायण जी बेनीवाल साहब,
एमएलए क्यूसर हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही मूंडवा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि श्री रेवंत राम जी डांगा साहब हमारे बीच पधारे हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं श्री शंकर राम जी सियाग साहब से निवेदन करूंगा, जिला कृषि अधिकारी पौध संरक्षण कृषि विभाग नागौर, आपका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन करें सर। ये कार्यक्रम बीच में मतलब वापस आज के कार्यक्रम की याद आपके हृदय में बसी रहे। सियाग साहब जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। यहाँ रेवंत राम जी डांगा साहब हमारे बीच में विराज रहे हैं। महावीर जी बेनीवाल और प्रेम सुख जी सियाग साहब से निवेदन रहेगा, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। रेवंत राम जी डांगा साहब प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति मूड सर सामने मोमेंटो प्रदान करें साथ ही, ताकि आज के समारोह की याद आपके हृदय में हमेशा बसी रहे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, प्रधान रेवंत राम जी डांगा और शंकर जी सियाग और एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट के आज स्थापना दिवस के 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मैं विद्यार्थियों के अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और सभी पधारे हुए मंचासीन अधिकारियों अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं ये आपने जो है कृषि के क्षेत्र में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है और बच्चों के लिए ये जो आप मार्गदर्शन बच्चों के मार्गदर्शन बच्चों के मार्गदर्शन
40 दिन आते बाद बच्चों के मार्गदर्शन के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं ये सराहनीय है। और बच्चों आपके कितने तारीख को एग्ज़ाम लगते हैं? 19 जून को आपके एग्रीसेट का एग्ज़ाम है। आपका योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी ही आपको सफलता दिलाती है। जो भी आपने अपने कैरियर सेलेक्ट किया है उसका शुरू से ही योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करके आप सफलता प्राप्त करें। और मेरी आपसे शुभकामनाएं, आप खूब अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मंच की ओर से सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगा, जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना और डरना मत। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना और डरना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। मैं निवेदन करूँगा मोडवा पंचायत समिति के प्रधान श्री रेवंत राम टांगा साहब, आपने बीच में विराज रहे। मैं निवेदन करूँ माइक्रोफोन पे बताओ, आप रहेंगे एक बात की ओर। टांगा साहब प्रयास कर रहे हैं। हमने शंकर जी और कुंड रवि जी पिछले 5 साल से जो आपको अपने यहाँ इस बिल्डिंग में शामलीवाड़ी में जो कोचिंग समझो मारवाड़ी में को जाएंगे जगह बच्चा को सिलेक्शन हुई और बहुत ही अपने खुशी की बात है। और मैं आशा करूं शंकर जी और की जगह भी टीम है जो मैनेजमेंट देखे और पढ़ाई करावे, मारो वही है लगन हो पढ़ाई करावे। और आज इस मौके पर हमारे लोकप्रिय विधायक क्यूसर के विधायक श्री नारायण जी बेनीवाल साहब और समस्त मनसा सिंह हमारे और मेरे विशेषकर मेरे आदर्श वो मेरे साथी वो सामने विराजमान मेरे बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, पढ़ाई करनी है लगन से। कोचिंग एकमात्र है अच्छा शिक्षक की अगर अपन शिक्षा लें और उस पर प्रयास करें और मंथन करते रहे, समय समय पे आए और उसका मार्गदर्शन लेते रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें कोई बाध्य नहीं, अवश्य मिलेगी। पर अपन को आनी कानी नहीं करनी है, समय पे कोचिंग पे जाना, समय पे उसका अपने अध्यापकों का मार्गदर्शन लेना, ये अपना काम अपना है। और मैं अभिभावकों से भी ये निवेदन करूं कि समय समय पे आप बच्चा को पर ध्यान दें कि बच्चा समय पे कोचिंग पे जाए, समय पे आए, बीच में कहीं रुके नहीं, अच्छी सोसाइटी के साथ रहे, गलत बच्चा के साथ गलत आदमी के साथ कहीं रुके नहीं, कहीं व्यवहार करे नहीं। तो मैं ये बात आपको और भी हमारे आपके सबके ये मनसा सिंह जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है आपको बताएंगे, वे हमारे सबके आदर्श हमारे क्यूसर के और आपके सबके लाडले विधायक साहब भी आपको बातों से अवगत करवाएंगे। और जो भी मेरे से आपको जो भी बात बताई आपने सुना और मेरे को बुलाया और इस संस्था जो मेरे को मान सम्मान दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है, समय पे आना और विशेषकर बहुत ही मेहनत करनी है। आज जमाना कंपटीशन का है, खाली पास होने की मतलब को नहीं है। पहले 36% आता ना जगत आज 60% है, पहले 35-36% हमारा दिक्कत था कि गैरेज मिलो कि गैरेज मिल पास तो होगा तो ठेठ घर का राजी माई राजी माँ तो भाई माँ भी टाइम की बात ही। अब 60% नीचे आ जाएगा तो 35 माता आएगा पासिंग माते। अब क्या बच्चा किता फर्स्ट डिवीजन है, किता हगड़ा ही फर्स्ट डिवीजन है, अरे फर्स्ट डिवीजन कौन बैठे अच्छी ऊपर लाओ जना बात जमी। तो इस से प्यारा बच्चा मेहनत करो और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जगह प्रतिभाएं और दूर दराजों सतीसी कौम का किसान भाइयों का जगह बच्चा हो, आपने खुद थाको भविष्य तय करना है। क्यों थाका माता पिता तो बड़े गांव में बैठा और ये धूप के महीने परिश्रम कर और थाने शिक्षा के वास्ते और थाको भविष्य उतारने वास्ते थाने शहर में भेजा तो थाने पढ़ाई करनी है और पूरी लगन के साथ करनी है। राम राम साहब, जय हिंद। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। उर्मिला जी पधारो।